Good morning, all student. Welcome back in our online session. गणित भाग 2 में नैना गीते मैम आपकी मैथ्स टीचर। देखो बच्चों, हमारा गणित भाग 2 में करंट टॉपिक यानी कि हमारा तीसरा पार्ट वृत्त चल रहा है। पिछले सेशन में हमने वृत्त का चाप इस संदर्भ में अध्ययन किया। वृत्त चाप के उसके पूर्व सेशन में भी हमने वृत्त चाप के कुछ गुणधर्म देखे। प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर आर्क यानी कि चापों के मापों का योग गुणधर्म। उसके बाद एक प्रमेय देखा था हमने कि एक ही वृत्त के सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं सर्वांगसम होती, यानी कि किसी वृत्त में दो आर्क सर्वांगसम है तो उनकी संगत जीवाएं भी सर्वांगसम होती है। और उसका कथन यानी कि प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं हम लोग, उसका उल्टा कि एक ही वृत्त के सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप भी सर्वांगसम होंगे, यानी कि किसी वृत्त में दो जीवाएं या दो से अधिक जीवाएं सर्वांगसम है तो उसके संगत जो लघु चाप होंगे वो भी सर्वांगसम होते हैं। ये भी गुणधर्म हमने वहाँ पे देखा पिछले सेशन में। तो इन सभी का इसके पूर्वज सेशन में हमने जो भी गुणधर्म लर्न किए हैं उसका आधार लेकर आज के सेशन में हम वृत्त चाप के संदर्भ में 3.3 प्रश्न संग्रह 3.3 का उदाहरण हल करने हैं। उदाहरण थोड़े बड़े बड़े हैं लेकिन हमें अच्छे से समझ लेना है, तो सेशन में हम एक एक या दो दो ही उदाहरण हल करेंगे, जैसे बड़ा या छोटा एग्जाम्पल होता है उसके आधार पर। ओके, चलो आज के सेशन में हम 3.3 के उदाहरण को हल करने का शुरू करते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी ने जो भी गुणधर्म अब तक या प्रमेय हो मैंने समझा है वो उसका अध्ययन किया है, लर्न किया है। अगर वो सब कुछ कंसेप्ट क्लियर होगी तो भी आप आगे उदाहरण हल कर पाएंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन सेशन चल रहा है हमारा। स्कूल में हम क्लास में स्टूडेंट और टीचर आमने सामने होते हैं। कुछ अगर आपको किसी सवाल में या कुछ गुणधर्म में अगर कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्टली हमसे पूछते हैं कि हम वापस आपको 2 या 3 बार समझा दें। ये ऑनलाइन चल रहा है, थोड़ी सी परेशानी हमें भी है, आपको भी है, फिर भी जितना अच्छा बेटर समझाने का हम कोशिश करते हैं। अगर आप बार बार उस वीडियो को देखेंगे, समझ लेंगे, धीरे धीरे नोटबुक में लिखेंगे तो आपको सभी गुणधर्म सभी प्रमेय समझ में आएंगे और अपने आप उदाहरण भी आप हल कर पाएंगे। चलो, हमारा पहला लेसन है, पहला उदाहरण है हमारा। आकृति में केंद्र के वृत्त पर G, D, E और A बिंदु है। आपको एक वृत्त दिया है आकृति के रूप में, उस वृत्त में G, D और E और A ये बिंदु स्थित है और आकृति का जो केंद्र है वो C है। C आकृति में C केंद्र, यहाँ पे लिखो आप, C रह गया है आकृति में के बाद C लिखना है आपको। C केंद्र के वृत्त पर G, D और E और A बिंदु स्थित है। कोण इसी एप बराबर 70 अंश दिया है, इस एप का माप दिया है आपको, और चाप DGF बराबर 200 अंश दिया है। DGF का भी माप दिया है आपको 200 अंश। तो चाप D और चाप DF का माप ज्ञात करना है। चाप D और चाप DF आकृति देखने के बाद आपको समझ में आएगा। चलो आकृति देखते हैं पहले। ये सवाल की दी हुई आकृति है आपकी, समझ में आया बच्चों? ये C केंद्र है, इस C केंद्र का ये वृत्त खींचा हुआ है। इस वृत्त में D,
ई और ए, और यहाँ पे एक जी बिंदु लेना है आपको, जो रहेगा है आपका यहाँ पे आपका एक जी बिंदु है। जी बिंदु, ओके। तो ये चारों बिंदु वृत्त पर है, क्योंकि डंडी ज़्यादा ही लंबी हो गई है। तो ये जी बिंदु मैंने दर्शाया यहाँ पे। तो ये बिंदु पर स्थित है। आप आकृति का निरीक्षण कीजिए। यहाँ पे डी सी 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 एफ, ये त्रिज्या खींचिए। सी और सी एफ के कारण ये सी केंद्र हमें यहाँ पे दिख रहा है। जो ई सी एफ, यह केंद्रीय कोण बन गया है। कौन सा कोण है ये? केंद्रीय कोण। कौन से संगत लघुचाप के संदर्भ में? ई एफ संगत लघुचाप के संदर्भ में। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये चाप इसके संदर्भ में, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए दर्शा रही हूँ, आपको नहीं करना है। तो ई एफ के संदर्भ में ये सी केंद्रीय कोण है, जो ई सी एफ का नाम है उसका, ई सी एफ। इसका माप 70 दिया है। ये भी सी केंद्र है यहाँ पे, लेकिन वो डी के संगत होगा। हमें ई सी एफ का नाम दिया है, इसलिए हम ई एफ के संदर्भ में बात करेंगे। ई एफ के संदर्भ में, ओके। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहले ई एफ का मान निकालेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली हमें मिल रहा है। क्योंकि ये लघुचाप का गुणधर्म या परिभाषा आप बोल सकते हैं कि उसका जो संगत केंद्रीय कोण का माप होता है वही उसका माप होता है। लघुचाप के मापों के संदर्भ की परिभाषा है, किसी भी लघुचाप का माप उसके संगत केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो गया, हमें ई एफ मिल गया। ई एफ मिलने के बाद हम डी फाइंड आउट करेंगे, ओके। और उसके बाद तो हम यहाँ पे ई एफ को डायरेक्टली लिखेंगे। हमें ई एफ पूछा नहीं, फिर भी हम यहाँ पे ई एफ का मान निकालेंगे, हमें डी निकालना है। चलो हल करते। तो मैंने पहले लिख लिया है, माप चाप ई एफ बराबर कोण ई सी एफ। कोण ई सी एफ कौन सा है? केंद्रीय कोण। लघुचाप के माप की परिभाषा, किसी भी लघुचाप का माप उसके संगत केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। इसलिए मैंने ई एफ माप का चाप का जो माप है वो केंद्रीय कोण के माप के बराबर है। केंद्रीय कोण का माप कितना है? कोण ई सी एफ बराबर 70 अंश। अगर ई सी एफ 70 है तो माप चाप ई एफ भी कितना हुआ? 70 अंश। तो देयरफॉर माप चाप ई एफ बराबर 70 अंश। माप चाप ई एफ बराबर 70 अंश, ओके। तो हमें ई एफ मिल गया, लेकिन हमें डी पहले, हमें सवाल में डी ढूंढना है, उसके बाद हमें डी एफ ढूंढना है। डी मिल गया तो डी एफ मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो डी एफ है वो डी ए और ई एफ का योगफल है। तो हम पहले डी निकालते हैं। अभी हमें डी निकालना है, तो आप अगर आप देखेंगे डी और ई एफ ये लघु चाप है, और डी जी एफ ये दीर्घ चाप है उनके संदर्भ में। तो ये डी जी एफ का माप प्लस ई एफ का माप प्लस डी का माप, ये तीनों का योगफल पूरा वृत्त का माप होगा, पूरे वृत्त का माप होगा। तो वो कितना होता है? पूर्ण वृत्त का माप 360 अंश होता है। तो ये आधार हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलो लिखते हैं, माप चाप डी जी एफ प्लस माप चाप ई एफ प्लस माप चाप डी बराबर 360 अंश। इसके आधार पर संपूर्ण वृत्त का माप 360 अंश होता है। 360 अंश होता है। ये तीनों चाप पूर्ण वृत्तों को कवर करते हैं, इसलिए उनका तीनों चापों का माप का योगफल 360 ही होगा। अभी इसमें से हमें डी जी एफ पता है, जो हमें ऑलरेडी दिया है सवाल में, 200 डिग्री, सॉरी 200 अंश।
ईएफ हमने निकाला है केंद्रीय कोण के आधार पर, तो हम चाप डी का माप 360 में से ये दोनों को माइनस करके निकाल सकते हैं। तो अगले स्टेप में हमारा होगा उनका मान रखने पर डीजीएफ का 200 प्लस ईएफ का 70 अंश प्लस माप चाप डी बराबर 360 अंश। 200 प्लस 70 कितना हुआ? 270 अंश। 270 प्लस माप चाप डी बराबर 360। हमें डी का मान ज्ञात करना है, तो हम 270 का पक्षांतर करेंगे यहाँ पे बच्चों। तो 270 यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस में। देयरफॉर अगले स्टेप में आप लिखेंगे माप चाप डी बराबर 360 माइनस 270। 360 में से 270 को हटाया तो कितना बचा? 90। देयरफॉर माप चाप डी बराबर 90 अंश। माप चाप डी बराबर 90 अंश। जो हमें निकालना, तो ये डी हमें मिल गया। ये डी 90 और ये 70 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पूरा डी ये पूरा माप मिल जाएगा। वही करना है हमें, चापों का योगों का गुणधर्म। इसके पूर्व के सेशन में हमने पढ़ा है। देयरफॉर माप चाप डी एफ बराबर माप चाप डी प्लस माप चाप ई एफ। माप चाप डी प्लस माप चाप ई एफ। डी का निकाला 90, उसका मान रख दो। ई एफ का ऑलरेडी निकाला है हमने 70, वो भी मान रखेंगे हम अगले स्टेप में। देयरफॉर माप चाप डी एफ बराबर 90 प्लस 70। 90 प्लस 70, 90 और 70 कितने हुए? 160। देयरफॉर माप चाप डी एफ बराबर 160। 90 प्लस 70 कितने हुए? 160। दोनों का योगफल करने पर माप चाप डी एफ बराबर 160। वही हमें ढूंढना था, डी एफ और डी। दोनों में आंसर होगा आपका माप चाप डी बराबर 90 अंश और माप चाप डी एफ बराबर 160 अंश। तो बच्चों, हमने यहाँ पे चापों के संगत चापों का योग का गुणधर्म यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद पूर्णवृत्त का माप 360, उसका आधार लिया और पूछे गए चापों के माप हमने यहाँ पे ज्ञात किए हैं। अगले सेशन में हम अगला उदाहरण देखेंगे।